एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी का चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के साथ किसी ना किसी ढंग से एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, उनका ओवर यूज होता है, उनको किसी ना किसी वे से चीट किया जाता है। तो उनके रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट के और लोकल लेवल पे हमारी ड्यूटी है कि उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाए। इस चैप्टर में कैसे राइट्स स्टार्ट हुए, बेसिक फंडा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस तो हम जानते हैं कि मार्केट वो प्लेस होती है जहां पे जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज। उसी को कहते हैं मार्केट प्लेस। अब प्रोड्यूसर को अपनी गुड्स को सेल करना होता है, कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, परचेज करना होता है। जो एक प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं रिगार्डिंग वो एक कंज्यूमर भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर सेल करता है। एक कंट्री में सरवाइव करने के लिए प्रोड्यूसर को सब कुछ कंज्यूम करने की जरूरत है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो ही किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में क्या बन जाते हैं, कंज्यूमर बन जाते हैं। लेकिन कंज्यूमर की मार्केट प्लेस में कई जगह पे क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। क्यों एक्सप्लॉयटेशन होती है? जिस जगह पे जो कंज्यूमर है वो क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। जो अकेला इंडिविजिबल होता है उसको प्रोड्यूसर क्या करता है, एक्सप्लॉयट करते हैं। ग्रुप ऑफ द अगर पर्सन कंज्यूमर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या निकालते हैं, अपनी बार्गेनिंग पावर निकालते हैं और वो सेलर के अगेंस्ट क्या सकते हैं, अपने इकट्ठे मिलके आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कोई अगर अकेला कंज्यूमर होता है तो उसको सेलर एक्सप्लॉइट करके पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोड्यूसर एक तो फ्यू होते हैं, थोड़े होते हैं, प्लस वो क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। उनकी बहुत ज्यादा पावर होती है इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोली। जिन जिन एरिया पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर सेलर अवेलेबल होता है तो उसकी उस एरिया में मोनोपोली होती है, मींस वो क्या बनता है, पावरफुल। जैसे एक छोटा सा लोकल मार्केट एरिया है, जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एक ही क्या फास्ट फूड की शॉप है, आसपास कोई भी ईटेबल्स की शॉप नहीं है, तो इट मींस उसकी क्या होगी, प्रोड्यूसर की वहां पे मोनोपोली होगी। तो वो कंज्यूमर को जैसे मर्जी, उसको पता है कि चीज तो यहीं से मिलेगी, उससे जितने मर्जी प्राइसेस ले सकता है, जैसे मर्जी उसको क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कर सकता है। इट मींस प्रोड्यूसर उस केस में क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। लेकिन जो हमारे कंज्यूमर क्या होते हैं, छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रुप हो सकते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, वो स्कैटर होते हैं। वो एक ही जगह पे प्लेस ना होके हर एक अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, फैले होते हैं, जिसके कारण प्रोड्यूसर उनको क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस यूज करके उनको एक्सप्लॉइट करता है। कई बार तो हमारे मीडिया में फाल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग द प्रोड्यूसर। तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम फाल्स, जैसे कि इस बुक में चैप्टर एग्जांपल दी हुई मिल्क की, कि जो हमारा ड्राई मिल्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द बेबी मिल्क, देन द मदर फीड। लेकिन हम जानते हैं कि मदर फीड इज द बेस्ट। कई जगह पे हम देखते हैं बोर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, वो क्या बोलते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं, हमारे में पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। तो बच्चे उन एड्स को देख के क्या होते हैं, वर्लेबल हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को जिद करते हैं, नहीं हमें तो यही चाहिए, हमें कॉम्प्लान चाहिए, बोर्नविटा चाहिए। तो क्या होगी, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, वो भी क्या होती है, फॉल्स होती है। इसके बाद जो प्रोड्यूसर होती है, अनट्रेड प्रैक्टिसेस। अनट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है अनट्रेड, फॉल्स मींस गलत हथकंडे अपना के कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे कि शॉपकीपर अपने जो वेटिंग मशीन से वेट चेक करता है, वो वेट तो करता है लेकिन चेक करने के टाइम वो थोड़ा सा कम सामान डाल देता है, जैसे 1 kg में से 25 ग्राम निकाल लेता है। उसके अपने अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस मेथड्स होते हैं, या फिर कंज्यूमर से ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर लेता है, या फिर जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, डिफेक्टिव करता है, वो सही नहीं होता। अगर बाद में कंज्यूमर उनके पास कंप्लेन करने जाते हैं तो वो क्या कहता है कि सेलर अपनी इस बात से डिनाई कर देता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब परचेज करने के टाइम पे आए तो आपको सब कुछ चेक करना चाहिए था। और इसके रिगार्डिंग हमारे पहले यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं थी, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं थे। तो इस वे से कंज्यूमर का मार्केट, ये तो आजकल जरूर बोला जाता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन फिर भी मार्केट प्लेस में आके कंज्यूमर को किसी ना किसी ढंग से चीट किया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके कारण कंज्यूमर ने एक क्या निकाली, मूवमेंट स्टार्ट की, क्योंकि इन सारी माल प्रैक्टिसेस के कारण कंज्यूमर के में क्या क्रिएट होगी, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगी अगेंस्ट द ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर, जो वो गलत मीन्स यूज करते थे, और उनके रिगार्डिंग क्या होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगी। क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग में कोई भी हमारा यहाँ पे लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था,
जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कर सके एज रिगार्ड द गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर ने आपस में मिलकर जगह जगह ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की। ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग, और ये एक तरह का क्या बन गया था, सोशल फोर्स, मतलब हमारी सोसाइटी का एक मेन नॉर्म बन गया था, जिसने एक बहुत पीक पॉइंट पे अपनी जगह अटेन कर ली थी। जिसमें उसका मेन मोटो क्या रखा जाता था ऑर्गेनाइजेशन में, अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। और इनके रिगार्डिंग क्या किए थे, स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल्स लिखते थे, एग्जीबिशंस लगाते थे और डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। इन सबको स्टार्टिंग में देख के 1960 में कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होगी। 1970 तक उन्होंने थ्रो आर्टिकल्स के थ्रू कंज्यूमर को जागरूक करवाया। उसके बाद उन्होंने एग्जीबिशन लगाई, डेमोन्स्ट्रेशन की अलग अलग राशन शॉप्स के बाहर इकट्ठा होके, ताकि वहां पे ओवर क्राउडिंग हो, लोग आके वहां पे जुड़े और लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। जैसे कि कंज्यूमर को बोलना चाहिए यू हैव टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जैसे कई बार हमारे यहाँ पे होता है जागो ग्राहक जागो, वैसे पैम्फलेट पहले बना के क्या किए जाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते थे। इसी गवर्नमेंट कंज्यूमर मूवमेंट की स्टार्ट होने के कारण 1985 में यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर मूवमेंट क्या एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, अपने अलग फोर्सेस सेलेक्ट किए। उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें गवर्नमेंट को भी अवेयर कराया गया कि आप भी इनमें आके कंज्यूमर के रिगार्डिंग एक हाथ इकट्ठा करो, उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। और अब एट द प्रेजेंट ये एक तरह की अम्ब्रेला की तरह ये क्या हो चुका है, फैल चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नॉर्म्स। और जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें करंटली 20 मेंबर्स है, और कितने कंट्रीज में ये अडॉप्ट करते हैं, 150 में ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये क्या है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल लेवल के बाद देखें तो हमारी इंडिया में 1986 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट स्टार्ट किया है, जिसको किस नाम से जाना गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके रिगार्डिंग कंज्यूमर को अलग अलग राइट्स प्रोवाइड किए। उनके उनको साथ स्पेशल गवर्नमेंट, अगर कोई भी उनके राइट्स की बात नहीं सुनता तो वो कहीं पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं, इवन नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, जिनमें कंज्यूमर की बात को सुनी जाएगी। एज रिगार्डिंग ऑल दिस एफर्ट्स, फिर एंड में क्या ड्राइव हुए, कंज्यूमर राइट्स ड्राइव हुए, जिसमें हमारा फर्स्ट राइट्स है दैट इज राइट ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। किनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, हर वो प्रोडक्ट्स सर्विसेज के रिगार्डिंग हमें वो यूज करने से मना किए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ को क्या बंद करते हैं, हेजार्ड्स करते हैं। हेजार्ड का मतलब है डेंजरस होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए। उन प्रोडक्शन को क्या करना है, कंज्यूमर को बोला गया, प्रोड्यूसर को बोला कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर को ना प्रोवाइड किए जाए जिनके कारण उनकी हेल्थ में क्या क्रिएट हो चुकी है, डेंजरस क्रिएट हो सकती है। जैसे कि इस बुक में एक एग्जांपल दी हुई है रजी मैथ्यू की। एक लड़का है जो कि 9th क्लास में पढ़ता है और वो केरला में रहता है। उसके क्या थे, टॉन्सल्स थे। टॉन्सल होने के कारण उसको अंडर ऑपरेशन में रखा गया। जिस ईएनटी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसने जर्नल एंथ्रीजन जर्नल ऑपरेटर्स यूज कर लिए। जर्नल ऑपरेटर यूज करने के कारण उसके क्या होगी, इन्फेक्शन होगी, और उसके माइंड में क्या, लाइफ में ब्रेन एबनॉर्मलिटी स्टार्ट होगी, उसकी लाइफ को क्या हो गया, रिस्क हो गया। उसके फादर ने ही मूव टूवर्ड्स द स्टेट फॉर्म, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे गए और उन्होंने हॉस्पिटल के रिगार्डिंग क्या कर दिया, केस कर दिया, और उन्होंने 5 लाख का क्लेम भी किया। लेकिन स्टेट लेवल पे वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला कि आपने जो भी प्रूफ दिए हैं वो प्रॉपरली रीजनेबल नहीं है जिनके रिगार्डिंग हम कोई भी डिसीजन ले सकें। देन ही मूव टूवर्ड्स द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल नियर अंडर द दिल्ली, जिसमें उनकी सुनवाई हुई, उनकी बात को सुना गया और डॉक्टर को क्या, हॉस्पिटल को कि डॉक्टर के अगेंस्ट चार्ज किया गया और उसको बोला ही हैज टू पे द सुटेबल कंपनसेशन। तो इट मींस फर्स्ट राइट यहीं से ड्राइव हो क्या है, दैट इज राइट ऑफ सेफ्टी। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हमारा जो सेकंड राइट है दैट राइट इज राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब भी प्रोडक्ट आता है, हम प्रोडक्ट जब भी परचेज करते हैं तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी कब एक्सपायरी डेट है, ये कितनी प्राइस पे सेल किया जाता है, इसमें कितने कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। इवन उस प्रोडक्ट को कैसे हमने यूज करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, वो भी क्या की है, प्रॉपर वे से मेंशन की जाती है। और यही हमारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट
कंज्यूमर को सेल करना है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उनको पता हो इस प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करने के कारण अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर दिया किसी प्रोड्यूसर ने जान के, या फिर कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दिया जो कि आफ्टर जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, और इसके कारण किसको नुकसान होगा, कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान होगा, तो उस प्रोड्यूसर को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। जब प्रोडक्ट की क्या करवानी पड़ेगी, एक रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। इस बुक में एक एग्जांपल दी हुई है सिगरेट की, कि कुछ टाइम पहले, आजकल तो सिगरेट्स के जब भी करते हैं वहां पे लिखा होता है इट इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ और इट लीड्स टू द कैंसर, इसके कारण कैंसर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये सिगरेट्स प्रोवाइड की जाने लगी थी, इसको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, और इसको एक स्टेटस सिंबल भी देखा जाता था जो लोग सिगरेट लेते थे। लेकिन उसके बाद जब इसके नेगेटिव इफेक्ट देखे गए तो कंज्यूमर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना शुरू किया। आफ्टर टेकिंग वेरियस एफर्ट्स, अब जाके ये डिसाइड हुआ है कि जो सिगरेट है इट इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। इस बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है, दैट इज अमृता। ये जो अमृता है ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ने के बाद इसने गवर्नमेंट के क्या दिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं। गवर्नमेंट के एग्जाम देने के बाद एक डेट मेंशन की हुई थी, इस डेट पे आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, लेकिन उस डेट पे रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया, ना ही कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ना ही कुछ बारे में बताया। तो अमृता ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इसके क्या रिगार्डिंग की कंप्लेन की कि मेरे को प्रोवाइड की जाए इंफॉर्मेशन कि मैंने अभी तक मुझे अपनी जॉब के रिगार्डिंग जो मेरा रिजल्ट है वो क्यों नहीं अनाउंस किया गया, अगर डिले हुआ तो क्यों डिले हुआ है, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो क्यों आए। दिस इज नोन टू बी राइट टू एजुकेशन एक्ट। गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2005 में एक नया एक्ट निकाला है जिसका है नाम क्या, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी लाइबिलिटी बनती है कि वो सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो उसको भी पेनल्टी पे की जा सकती है। नेक्स्ट है राइट टू चूज, कि हमारे कंज्यूमर को, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर को क्या दी जाती है, बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स चॉइस, वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहता है। ये हम ऑब्लिगेटरी नहीं कर सकते कंज्यूमर के ऊपर कि आपने यही परचेज करना है। अगर कंज्यूमर को, अगर जैसे गवर्नमेंट प्रोड्यूसर बोलता है कि अगर आपको टूथब्रश पेस्ट लेना है तो साथ में आपको ब्रश लेना पड़ेगा, अगर कंज्यूमर ब्रश लेने को नहीं तैयार तो उसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं चार्ज की जा सकती। ये जरूरी है कि उसके ऊपर चॉइसिंग का उसको पूरा राइट दिया जाए। जैसे कि बुक में एक एग्जांपल है अभिरानी की। अभिरानी न्यू दिल्ली की रहने वाली है, वो अंसारी नगर को क्या करती है, रिलेटेड है, और उसने प्रोफेशनल कॉलेज, एक लोकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली है टू कंप्लीट अवर फर्दर स्टडी, और जिसके रिगार्डिंग उसने उसमें कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करवाई है। 2 साल की एडवांस में जो है इंस्टीट्यूट ने पेमेंट रिसीव कर ली। 1 साल कंप्लीट होने के बाद अभिरानी वांट टू लीव दैट वन इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको क्या फील हुआ कि यहाँ पे उसको प्रॉपर वे से स्टडी की एफर्ट्स नहीं मिल रही और वो ये कॉलेज छोड़ना चाहती है। तो उसने कॉलेज को क्लेम किया, उस इंस्टीट्यूट के कोचिंग सेंटर को क्लेम किया कि मुझे 1 ईयर की जो चार्जेस है मेरे वापस कर दिए जाए, लेकिन कॉलेज ने, इंस्टीट्यूट ने ये क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो एट लास्ट अभिरानी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पे कंज्यूमर काउंसिल के पास क्लेम किया, और जहां पे उसको 28,000 की क्या इंस्टीट्यूट को कंपनसेशन पे करनी पड़ी, लेकिन इंस्टीट्यूट अभी भी पैसे देने को तैयार नहीं था। इंस्टीट्यूट आगे स्टेट लेवल के पास चला गया। स्टेट लेवल पे जाने के बाद भी इंस्टीट्यूट क्या विक्टिम घोषित किया गया, और उसको 25,000 की और जो कंपनसेशन पे करने के लिए क्या, प्लस 7,000 अलग से लिटिगेशन चार्जेस पे करने के लिए क्या। ये स्टेप्स किसने प्रोवाइड किए हैं, गवर्नमेंट के। अगर कंज्यूमर किसी चीज को नहीं रखना चाहता तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कोई भी सेलर, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेवारी से कोई भी कंज्यूमर को क्लेम करने के लिए, उनको पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो जो कंज्यूमर है उसको एक रिड्रेसल दिया गया है, एक स्पेशल, वो काउंसिल के पास के जा सकता है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, कंज्यूमर काउंसिल, और वहां पे जाके उस कोर्ट में जाके वो अपना रजिस्टर केस फाइल कर सकता है
अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर, कि वो हमें डिनाई कर रहा है, वो हमारे पैसे वापस नहीं कर सकता, फिर वो कोर्ट उनके साथ काम करेगा, उनके साथ देखेगा, सारा डिस्कशन करेगा, कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा और फिर देखेगा जो भी विक्टिम हुआ उसको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रोड्यूसर क्यों ना हो। जैसे कि इस बुक में एक एग्जांपल दी हुई है प्रकाश की। प्रकाश की डॉटर की क्या है, मैरिज थी, तो उसने अपने विलेज में अपनी डॉटर की शादी के लिए कुछ पैसे थ्रू द पोस्ट ऑफिस क्या कर दिए, सेंड कर दिए। पोस्ट ऑफिस में सेंड करने के बाद लेकिन ये पैसे उसके घर विलेज में उसकी डॉटर को नहीं मिले। जब उसके इस बात का पता चला तो भी वो पोस्ट ऑफिस के पास गया और उसने पूछा कि मेरे घर में पैसे नहीं पहुंचे, इसका क्या रीजन है। लेकिन पोस्ट ऑफिस ने टोटली क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने कोई पैसे नहीं भेजे। तो फिर प्रकाश सीधा किसके पास गया, कोर्ट के पास, जो कि सिविल कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है। वहां पे उसने डायरेक्ट केस फाइल किया अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस। फिर कोर्ट के जज ने इस केस को सारी डिस्कशन की, जिसमें पोस्ट ऑफिस को क्या घोषित किया गया, विक्टिम घोषित किया गया, क्योंकि उसने अनट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत मेजर्स यूज किए थे और उनको बोला कि यू हैव टू पे द कंपनसेशन टू द प्रकाश। दिस इज नोन्स टू बी राइट टू सीक रिड्रेसल। नेक्स्ट है राइटिंग रिप्रेजेंट, कि अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो अलग अलग लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल पे है चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, अलग अलग टाइप की कंज्यूमर काउंसिल बनी हुई है। जैसे कि लोकल लेवल पे जो कंज्यूमर काउंसिल बनी है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और ये क्या होती है, एक तरह की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हेल्प करती है, चाहे कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, उसको प्रेजेंट करने में, उसको एडवाइस देने में जितना वो अपने लेवल पे कर सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कैसे की जाए। इवन इन ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट भी हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ फंडिंग, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है और उनकी हेल्प करती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अमंग द कंज्यूमर, ये बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने 3 रिड्रेसल मशीनरी एक्ट शुरू किया है, अलग अलग लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। अगर कोई भी कंपनसेशन, कोई भी कंप्लेन रिगार्डिंग द हमारी 20 लाख तक होती है तो उसको केस को किसमें प्रेजेंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर कोई भी कंपनसेशन की क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ तक होती है उसको किसमें प्रेजेंट किया जाता है, स्टेट लेवल में। अगर कोई भी कंपनसेशन की कंप्लेन अगेंस्ट द इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर होती है मोर देन 1 करोड़ तो वो किस लेवल पे प्रेजेंट की जाती है, नेशनल लेवल पे। अगर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे स्टेट लेवल पे भी मूव कर सकता है। अगर कोई कंज्यूमर स्टेट लेवल से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ मूव कर सकता है, नेशनल लेवल, जो कि हमारी हायर अथॉरिटी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग नॉर्म्स बनाए हैं रिगार्डिंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर में इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए अलग अलग मार्क्स बनाए हैं, हेल मार्क्स बनाए हैं, दैट इज ISI एग्रो मार्क, जो कि स्पेशल हमारे स्टैंडर्डाइज ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर कंज्यूमर ने कोई भी चीज खरीदनी है पहले उनको इन मार्क्स का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिनोट करते हैं। अगर कोई भी लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्राइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर को इतना अवेयर किया जा रहा है कि आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदो। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव